हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 लास्ट टाइम हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसमें कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी नाइट्रोजन की फैमिली की, और हाइड्राइड्स को हम लोगों ने समझा था कि हाइड्राइड किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो आज हम लोग सबसे पहले ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर हैलाइड्स पढ़ेंगे। ग्रुप 15 के ही मेंबर्स के हैलाइड वो किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद ऑक्साइड्स फर्स्ट। नाइट्रोजन की अगर मैं देखूं कहानी, तो नाइट्रोजन के मुझे बहुत सारे ऑक्साइड्स दिखते हैं, N2NO, N2O3, NO2, N2O4 एंड N2O5। कुछ सेलेक्टेड सी बातें हम लोग इसकी स्टडी करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर, जिसके बारे में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी जनरली बता के आया हूँ कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, जहाँ पे एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम एसिडिक होगा। मतलब N2O5 मैक्सिमम एसिडिक है। रादर ये फर्स्ट टू जो यहाँ दिखा रहा हूँ विद देयर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एक्चुअली न्यूट्रल हैं। ये एसिडिक है, ये उससे भी ज़्यादा एसिडिक हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और ये मैक्सिमम एसिडिक रहेगा। अगर मैं किसी एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ऑक्साइड्स देखूं इस पूरे ग्रुप के अंदर, तो भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कुछ इस तरह से कर सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अब सभी की सेम है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, और जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, यानी कि ये मोस्ट एसिडिक होगा और ये वाला लीस्ट एसिडिक होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर मैं N2O5, P2O5, AS2O5 को ले लूँ तो भी सेम इसी ट्रेंड पे आप जवाब दे सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात, अगर आप एसिडिक ऑक्साइड्स को वाटर में डालते हैं तो आपको एसिड्स मिलते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं बदलना है, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का स्पेसिस लेके आना है। अगर मैं NO2 ले लूँ जहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखती है, तो उसकी +4 ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो वो फाइनली पानी में डाले जाने पे HNO3 ही प्रोवाइड करता है, ना कि कुछ दूसरा जिसमें नाइट्रोजन +4 +5 वाला बनाएगा। मीन्स आप NO2 में जब वाटर डालेंगे तो वो आपको HNO3 देगा। हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया है, +4 से +5 है। हम लोग जनरली देखते थे वाटर में ऐसा नहीं होता, बट +4 नाइट्रोजन की ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसलिए वो फाइनली +3 HNO3 में ही कन्वर्ट हो, +5 HNO3 में ही कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दो बातें आपको और ध्यान रखनी है इन सभी ऑक्साइड्स की। एक, सभी का एक एक प्रिपरेशन याद रखें, और दूसरा उनका स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो, जैसे आप N2O को देखें, प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर दीजिए, अमोनियम साल्ट्स हीटिंग पे नाइट्रोजन गैस देते हैं और नाइट्रेट उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता है, आपको मिलता है लाफिंग गैस। वाटर निकल जाएगा यहाँ पे और ये आपका लाफिंग गैस फॉर्म होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। स्ट्रक्चर अगर आप इसका एनालाइज करें तो ये इस तरह से नाइट्रोजन रहता है जो सबसे पहले अमोनियम की हीटिंग पे बनता है, फिर ये किसी एक नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के N2O3 बना लेगा, सॉरी N2O बना लेगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये NO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप देखें तो 0.5 के आसपास है, और डिस्टेंस है इसके बीच में कुछ, तो मतलब इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। हाँ, ये नॉन पोलर होता है, बहुत ही लिटल पोलर है, मतलब डाइपोल मोमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, जो वैल्यू है, वो बहुत ही थोड़ा होता है। वजह क्या है उसके पीछे देखिए आप, एक्चुअली इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बनता है, जिसमें ये कुछ इस तरह से बदल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज O की तरफ है, पॉजिटिव N की तरफ, मतलब डाइपोल का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगा। जबकि इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और दोनों के डाइपोल्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दोनों स्ट्रक्चर्स में डाइपोल का डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है एक दूसरे से, बट
क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, रिजल्टिंग जो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा वो ज़ीरो तो नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू पोजेसिंग नहीं होगा। अगर ये सवाल कहीं आपको दिखे कि वाई लाफिंग गैस इज़ हैविंग वेरी लो डाइपोल मोमेंट, तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और दोनों में डाइपोल्स का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट डाइपोल हम बहुत ही थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा देखिए आप, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ये एक ओड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉन्ड बना रहता है। बनाने की एक सिंपल सी रिएक्शन है, आप रट्टा मारे चाहे उसको, 4 अमोनिया प्लस 5 ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 1100 केल्विन विल गिव यू 4 NO प्लस 6 वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहता है NO बनाने का। आपको बुक्स में और भी रिएक्शंस लिखी दिख सकती हैं, लाइक नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन 2NO बनाता है जब लाइटनिंग हो, तो ये भी NO बनाने का एक टेक्निक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई जगह पे हमें दिख सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई NO इज़ पैरामैग्नेटिक बट इन सॉलिड फॉर्म दैट बिहेव्स लाइक डायमैग्नेटिक स्पेसिस। तो आप यहाँ पे देखें तो NO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख सकते हैं आप, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, N के 7 एंड O के 8। ये +2 तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखा है मैंने। सो N के 7 और O के 8, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। तो पेयरिंग जब बनाएंगी तो 7 पेयर हो जाएंगे और एक अनपेयर्ड रहेगा। या यहाँ भी आप देख सकते थे जो मैं दिखा रहा था, एक ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। बट सॉलिड फॉर्म में हम देखते हैं कि NO एक्चुअली डायमराइज हो जाता है, 2 बॉडीज़ आपस में जुड़ जाती हैं, 2 NO आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं और मॉलिक्यूल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स के साथ डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये डायमैग्नेटिक बन जाएगा इन सॉलिड फॉर्म। बट गैसियस फॉर्म में वो हमारा डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक था विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखें आप, N2O3। NO को NO2 से रिएक्ट करवा दीजिए, ये N2O3 देगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आपका N2O3 का स्ट्रक्चर है, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। अगर हम नाइट्रेट्स को हीट करें, जैसे मैंने कैल्शियम नाइट्रेट ले लिया, ऑलरेडी हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट में ये बात बता के आया हूँ। अगर आप हीट करेंगे इसको तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी यहाँ पे मिल सकता है। सो NO2 को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा, लेड नाइट्रेट ले लीजिए तो भी वो ऐसे ही NO2 देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लीजिए वो भी आपको ऐसे ही NO2 रिलीज़ करता हुआ दिखाई देगा। तो ये NO2 बनाने का टेक्निक था। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये इस तरह का एक V शेप का मॉलिक्यूल रहता है विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है N के पास। आप इसके स्ट्रक्चर्स को कई अलग अलग तरीक़ों से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जहाँ पे ये लोन पेयर कंज्यूम हो गया है, ये यहाँ पे उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ये एक पाई बॉन्ड बना लिया उसने, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास पड़ा है। ये वी शेप का स्ट्रक्चर रहता है डेफिनेटली, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक ही होगा विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इस NO2 को, जो कि ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और बहुत हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, अगर हम कूल करते हैं, लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, या मैं बोलूँ 0 डिग्री के पास लेके जाते हैं, तो ये डायमराइज होना शुरू हो जाता है, N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 2 ऐसे NO2 आपस में पेयर्ड अप हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड अप कर लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, और इस तरह से ये आपका N2O4 बन जाएगा। N2O4 स्टेबिलिटी लगाने के लिए ज़्यादातर टाइम क्या दिखाते हैं, इस पाई को इसके अपोजिट दिखाते हैं, जस्ट बिकॉज ये पाई और ये पाई क्लाउड ज़्यादातर अपोजिट रहना चाहेंगे रिपल्शन के एक्सटेंट को घटाने के लिए, तो इसलिए इस तरह से दिखाया जाता है। बट वो भी दिखा देंगे तो स्ट्रक्चर पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
स्ट्रक्चर में आप वैसा दिखा सकते हैं। तो ये आपका N2O4 बन जाता है, जहाँ पे वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए होंगे, जिसकी वजह से ये वापस से डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास N2O4 का स्ट्रक्चर था और ये प्रिपरेशन, सिंपल सी बात है। वहीं अगर N2O5 बनाना हो तो N2O5 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, P4O10 या P2O5 लिख दीजिए, एक ही बात है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H3PO4 के साथ अगर ट्रीट करें तो ये हमें N2O5 देता है। और ये N2O5 कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का N2O5 एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, हालांकि लगभग क्रैमिंग का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, बट स्टिल क्रैमिंग है तो हमें करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास। P4O10 में कोई ऑक्सीडाइजिंग, H3PO4 भी छोड़ो, रिस्की हो जाएगा, मैं HNO3 डाल देता हूँ, काफ़ी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। H3PO4 इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो हो सकता है ये आपको ऐसा करता हुआ ना दिखाई दे। रादर गलती लिख दी थी रिएक्शन मैंने, यस गलती लिखी गई थी। वो नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको हम लोगों ने P4O10 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो उसको जब आप P4O10 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको ये N2O5 प्लस में कोई एक ऑक्सी एसिड देगा, ये HPO3। ये एक ऑक्सी एसिड्स है, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में भी, बट फ़िलहाल आप इस रिएक्शन को ध्यान रखें, ये पूरी रिएक्शन ध्यान रखें कि N2O5 कैसे बनाना है। HNO3 इसको हमें P4O10 के साथ रिएक्ट कराना है, तो ये N2O5 बना के देगा। तो ये सारी कहानी, हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, क्रैमिंग की है कहानी सारी, आपको रिएक्शन एक एक याद रखनी है, स्ट्रक्चर्स उनके याद रखने हैं, और जो 2-3 सवाल बताए हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ N2O5 या डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक उनकी स्टेट्स NO2 N2O4 की, वो सब आपको ध्यान रखनी है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स की जहाँ तक बात है, बड़ी आसान सी रिएक्शन है। अगर मैं फॉस्फोरस को लिमिटेड ऑक्सीजन देता हूँ तो ये P2O3 बनाता है, जो कि कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डाइमर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। वहीं अगर मैं इसको एक्सेस ऑक्सीजन दे देता हूँ तो ये P2O5 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P2O5 बनाता है, जो फाइनली P4O10 यानी कि डाइमर बना के एग्जिस्ट करता है। मोनोमेरिक फॉर्म में वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इनके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दें आप, यहाँ पे P4O6। तो एक बार फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर रिकॉल कर लें, हम लोगों ने बोला ऐसा फॉस्फोरस होता है, ये ऐसा। नाइट्रोजन ऐसा नहीं होता था। नाइट्रोजन को अगर आप रिकॉल करेंगे तो नाइट्रोजन कुछ ऐसा होता था, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। जबकि फॉस्फोरस में हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड बनने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि PP काफ़ी बड़े दूरी पे थे, ऑर्बिटल्स उनकी इतनी दूर हो जाती थी P की साइड ओवरलैप पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो फिर इन्होंने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस तरह से टेट्राटॉमिक स्टेट को एक्वायर किया था, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट किया था। आप फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और नाइट्रोजन बहुत स्टेबल रहता है, कम रिएक्शंस करता है। बहुत हाई टेम्परेचर्स पे उसकी एटलीस्ट 700-800 केल्विन पे जाके तो रिएक्शन शुरू होती होंगी, बट फॉस्फोरस का ऐसा सीन नहीं है। एक तो उसका सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड टूटना क्वाइट आसान रहता है, सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, तो P4 ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है। मोरओवर अगर आप PPP एंगल देखें यहाँ पे, अब ये टेट्राहेड्रल है तो आइडियली एंगल तो 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन ये एंगल आपको 60 डिग्री के आसपास नज़र आएगा, जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन कर देता है। वो ऐसे रहना चाहता था 109 पे, आप उसको ऐसे रख रहे हो 90 पे, 60 पे, तो ये शेयर्ड पेयर्स इतने क्लोज हो जाते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन इसका जीना हराम कर देता है, मतलब इसे रिएक्टिव बना देता है। तो खैर ये तो रिएक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस की बात थी और नाइट्रोजन की, बट मैं तो ऑक्साइड्स पढ़ाना चाह रहा था आपको। तो आप ऑक्साइड्स देखें, फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर से मैं P4O6 कैसे बनाता हूँ। ये सिंपल ट्रिक याद रख लें आप, सभी P और P के बीच में आप एक ऑक्सीजन ट्रैप करवा दें, सभी P और P के बीच आप एक ऑक्सीजन ट्रैप करा दें, तो ये आपके पास P4O6 बन जाएगा। और अगर P4O10 बनाना है तो एक P के साथ ऑक्सीजन इस तरह से डबली बॉन्डेड अटैच करवा दें, तो ये आपके पास P4O10 अपीयर होगा। ये सब बातें आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के लिए थी।
जो आपको पर्टिकुलरली याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है हैलाइड्स ऑफ द फैमिली। अगर मैं नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करूं तो नाइट्रोजन के मुझे ये दो ही हैलाइड ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, NF3 NCl3। NBr3 और Ni3 मोमेंटेरली बन सकते हैं बट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। जस्ट बॉन्ड लेंथ इतना बड़ा हो जाता है वो वीक होके टूटने के कगार पे जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप इन दोनों को देखें पर्टिकुलरली तो आप देख सकते हैं कि ये पिरामिडल शेप में एग्जिस्ट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्शन कर सकते हैं आप, तो आपको पता चल जाएगा कि NF3 जो है वो इस तरह से पिरामिडल है और NCl3 जो है वो भी एक पिरामिडल शेप एक्वायर किए हुए एग्जिस्ट करता है। वहीं फॉस्फोरस के अगर मैं ट्राई हैलाइड्स देखूं तो फॉस्फोरस भी इसी तरह से कुछ ट्राई हैलाइड बनाए हुए है विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड pf3 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड pcl5 लाइक दिस, सॉरी pcl3। pcl5 तो पेंटावेलेंट हो जाएगा, अभी ट्राईवेलेंट्स की बातें कर रहा हूँ। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट भी बनाता है, मैं एक जनरल फार्मूला लिख देता हूँ px5, आप x अपनी मर्जी के अटैच कर सकते हैं। तो ये px5 टाइप के पेंटावेलेंट हैलाइड भी बनाता है अलोंग विद ट्राईवेलेंट हैलाइड। और आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ को देखें तो हाँ वो भी पेंटावेलेंट बना सकते हैं, बिस्मथ थोड़ा कम बनाता है बट बना सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकता। जहाँ तक नाइट्रोजन का सवाल है उसमें तो मतलब ही नहीं है, नो पेंटावेलेंट हैलाइड फॉर्म्ड बाई नाइट्रोजन एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये कि क्यों वो पेंटावेलेंट हैलाइड नहीं बनाता। तो आप जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जाके देखोगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये बात पता चल जाएगी कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो इसे अलाउ ही नहीं करता। 3s ऑर्बिटल हैं, इलेक्ट्रॉन का जंप पॉसिबल नहीं है, कोई बीच में d ऑर्बिटल नहीं आई जिनमें स्मॉल एनर्जी गैप होता, रिजल्टिंग वो 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता। लेकिन अगर मैं फॉस्फोरस या बाकियों को देखूं तो उनका कॉन्फ़िगरेशन 3s 3p 4s हो जाता है और उनके पास डेफिनेटली d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो सकती हैं बॉन्डिंग के अंदर। होंगी ये नहीं कह रहा, होंगी ये नहीं कह रहा, अगर मान लो 5H आ गए तो नहीं होंगी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, लेकिन 5F आ गए तो हो जाएंगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ही इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के, तो हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे, तो वो px5 टाइप के हैलाइड मुझे बनाते हुए दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं इनके शेप्स बता रहा था आपको कि पिरामिडल शेप्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही पेंटावेलेंट हैलाइड का अगर आप शेप देखें तो पेंटावेलेंट हैलाइड्स आपको इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाते नज़र आएंगे, 3 बॉन्ड प्लेन में और एक अबव एंड एक बिलो द प्लेन। 11th टाइप स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से याद होगा कि ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल छोटे बॉन्ड होते हैं, जबकि ये 2 बॉन्ड्स एक्सियल या एपिकल बॉन्ड वो लंबे बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं सपोज़ किसी भी मॉलिक्यूल में हैलोजन्स अलग अलग पा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पाँचों F एक जैसे हों, पाँचों एटम्स एक जैसे हों, लाइक ऐसा हो सकता है PF5 हो, ऐसा हो सकता है PCl5 हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि PCl3F2 हो या PCl2F3 हो, इन सब की पॉसिबिलिटी इक्वली एग्जिस्ट करती है। तो आप इस सिचुएशन के लिए एक टॉपिक थोड़ा सा याद रखिएगा, बेंट रूल। वो बेंट रूल बोलता क्या बोलता, सिर्फ 3 लाइनों में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल बात नहीं करता। जो लोन पेयर है उसकी चॉइस ये है, हालांकि px5 में कोई लोन पेयर नहीं आ रहा, लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता कभी मुझे नज़र आ जाए अगर, लाइक sx4 अगले ग्रुप में आएगा तो मुझे उस टाइम भी ये बात बतानी है, अभी बता देता हूँ कि मान लो मैं sx4 को देखूँ तो ये sx4 भी उस दिन मुझे नज़र आएगा वैसा ही ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता हुआ sx4। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता दिखाएगा विद 1 लोन पेयर। तो आप मेरी बात को याद रख के आगे बढ़िएगा। लोन पेयर की ये चॉइस हैं 3 इक्वेटोरियल। अगर कोई डाइवेलेंट एटम आना है लाइक ऑक्सीजन, कोई ट्राइवेलेंट आना है लाइक नाइट्रोजन, तो भी उसकी यही चॉइस है। लेकिन अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज आनी है लाइक फ्लोरीन, लाइक
कोई और देखूं मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो CF3 कह सकता हूं या NF2 कह सकता हूं। ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हैं, बहुत बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ हैं। इनकी चॉइस हमेशा ये एक्सियल पोजीशन रहेगी। अब फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं किसी डबल बॉन्ड CF2 को लगाना चाह रहा हूं तो आप ध्यान देंगे डबल बॉन्ड डाइवेलेंट स्पीसीज़ है, इसकी चॉइस ये रहेगी। लेकिन अगर CF3 मुझे लगाना है तो ये मोनोवेलेंट है, उसकी चॉइस मोनोवेलेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ की चॉइस है ये 2 जगह, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ की चॉइस हैं ये 3 जगह है। ये पॉइंट याद रखिए, यही बेंट रूल का सार है जो आपको याद रखना है। इन दोनों में तो कोई इशू ही नहीं है, आप डाल दीजिए 5 जगह पे F या 5 जगह पे Cl। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अराइज होगा, PCl3F2 जब मैं बनाऊंगा तो 2F की पहली चॉइस होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज़ की पहली चॉइस होगी एक्सियल पोजीशन, बचतों पे 3 पे क्लोरीन आ जाएगा। लेकिन अगर PCl2F3 है तो PCl2F3 में 2F तो यहाँ पे आने ही हैं, उनकी तो पहली चॉइस यही है। तीसरा F मजबूरन इन 3 जगहों में से किसी भी जगह पे डाल दीजिए, बचती हुई 2 क्लोरीन भी डाल दीजिए, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे इस टाइप के हैलाइड्स के। वन मोर थिंग, हाइब्रिडाइजेशन मुझे लगता है रिकॉल कर पाएंगे। sp3d है px5 में और sp3 है ex3 टाइप के हैलाइड्स में। अगर मैं आपसे पूछूं, हालांकि पीछे एक कॉन्सेप्ट में करवा चुका हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि PCl3 में वाटर डाले जाने पे क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं कि PCl5 में वाटर डाले जाने पे क्या होगा, जिस रेपिटेशन कर रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में समझा के आया हूं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हाइड्रोलिसिस की, आप ज़रूर उनको समझिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि जितने हैलाइड हैं उतने वाटर डाल दीजिए, हर एक Cl को हटाइए और उसकी जगह पे एक OH लगाइए। अब बाई चांस 3 OH एक साथ थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी फील करते हैं, तो वो अपनी उस अनस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ये कुछ इस तरह से अपने अंदर रीअरेंजमेंट कर जाते हैं, जिसमें ये H3PO3 में बदल जाएंगे। है ये वही POH थराइस, लेकिन थोड़ा रीअरेंजमेंट हो जाता है इनके अंदर, अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे 3 OH एक P पे होने की वजह से, तो वो अपने अंदर स्लाइट रीअरेंजमेंट करके इस तरह से H3PO3 में बदल जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए भी मैं इसको फोकस करना चाह रहा था, आप इसको याद रखिएगा। वहीं अगर PCl5 में देखें तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और जब d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती थी तो मैंने आप लोगों को बताया था आप 2x को आउट कीजिए, बदले में एक O डालिए, यानी कि आप 2 HCl आउट कर रहे हैं, एक O इसके साथ जोड़ें, 5 Cl थे, 3 अभी लगाए रखें, ये आपका POCl3 बन जाता है। तो 2H+ लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो टोटल 2 HCl निकले। अब ये sp3 बन गया। अब एक बार sp3 बन गया तो फिर जितने Cl लगाने हैं आपको उतने वाटर आप डालिए, P डबल बॉन्ड O OH OH OH। यहाँ कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है, जैसे वहाँ 3 OH के साथ P पे अनस्टेबिलिटी थी, तो यहाँ एक डाइवेलेंट O लगा हुआ है, +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो वो बहुत खुश है, उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है, तो वो इस तरह से कोई रीअरेंजमेंट दिखाने की नौबत नहीं आएगी, कुछ नहीं दिखा सकता, वो +5 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दिस इज़ एनफ फॉर दिस कि ये +5 में बना रहे। तो ये आपके पास 2 हैलाइड्स की हाइड्रोलिसिस का पॉइंट था। एक और छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करके आगे चलें, और वो है इन PX5 का स्ट्रक्चर। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो PX5 हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इस तरह से आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन ये कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है, कुछ इरेगुलर सी ज्योमेट्री है, स्टेबल नहीं है। रेगुलर ज्योमेट्री मीन सभी बॉन्ड एंगल बॉन्ड लाइन सेम हो, यहाँ पे ऐसा नहीं है।
तो इसलिए ये अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने की चक्कर में तो रहता है, बट चलो स्टिल गैसियस फॉर्म में वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर उसका सॉलिड फॉर्म में देखूं तो उस सॉलिड फॉर्म में ये अपने अंदर कुछ इस तरह से बदलाव करता दिखाई देता है। ये एक्चुअली एक डाइमर सॉर्ट ऑफ बन जाता है। लाइक जैसे मैं px5 का डाइमर लिखूं तो p2x10 लिख सकता हूं, और उसमें ये px4 पॉजिटिव और px6 नेगेटिव दो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो आयन है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करें तो ये टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो p2x10 इस तरह से कैसे कन्वर्ट हो गया अपने अंदर ज़्यादा रेगुलर ज्योमेट्री लाने के लिए। बट अगर x हमारा f है या cl है तब ये बात सही है। अगर हमारा xi हुआ तो फिर ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता दिखाई देगा, px4 पॉजिटिव x नेगेटिव। सिंपल सी बात है, p अपने ऊपर 6 हैलाइड्स को एक्वायर नहीं कर सकता, वो 6 हैलाइड्स को अपने ऊपर सेट नहीं कर सकता। रिजल्टिंग pi6 नेगेटिव आपको कभी भी दिखाई नहीं दे सकता था, तो रिजल्टिंग वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर x हमारा br हो तो फिर डेटा थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता दिखेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स में वो pbr4 पॉजिटिव br नेगेटिव दिखाते हैं, समटाइम ये भी दिखा देते हैं, हालांकि इसी के ज़्यादा चांस दिखते हैं br के केस में भी, बट मैंने यहाँ पे फिर उसको डाला ही नहीं है। आप समझ जाएं कि br के केस में दोनों तरह से कुछ पॉसिबिलिटी है, या मैं कहूँ कि हमारे पास क्लियर आंसर नहीं है। तो आप दोनों में से जो भी पॉइंट समझे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करके रखेंगे। तो ये सारी कहानी हमारे पास जो बन रही थी वो सारी कहानी थी रिगार्डिंग द हैलाइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। मैंने आर्सेनिक की, एंटीमनी की कुछ बातें नहीं की हैं ज़्यादा, वो बिल्कुल वैसे ही अपना काम करती हैं जैसे फॉस्फोरस या नाइट्रोजन कर रहे थे, स्पेशली फॉस्फोरस कर रहे थे। बस ऐसा हो जाएगा जैसे मैं बिस्मथ के हैलाइड्स की पर्टिकुलरली बात करूं यहाँ पे, तो वो BiF5 नहीं बनाना चाहेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोगों को याद होगा, S इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंट हो जाते हैं। हाँ, फिर भी BiF5 बन जाता है क्योंकि फ्लोरीन बड़ा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो उसको +5 तक फिर भी लेके चला जाता है। लेकिन BiCl5 या इस तरह का कुछ सीन आपके सामने कभी भी नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारे पास सारी कहानी थी हैलाइड्स और ऑक्साइड्स की। आप इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक में फिर दोबारा इसी ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय।